गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग अगस्त मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने वीक 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम वीक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये रहेगा हमारा अगस्त का ही लेक्चर 3rd। ओके, सबसे पहले हम करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज। जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज है, कुछ आपके लास्ट जुलाई के और बाकी हम अगस्त वाले तो हम कंटिन्यू से मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे। ओके, 28 ऑफ जुलाई को 2 दिन होते हैं। एक होता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो हेपेटाइटिस को हमने क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट से क्या करना है, निकाल फेंकना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो नेचर है उसको कंजर्व करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको कि 28 साल की उम्र में अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मेरे को अपने नेचर को कंजर्व करना है, बचाना है, ताकि ऐसी ऐसी बीमारियां दूर भाग जाए। तो 28 ऑफ जुलाई को हम 2 दिन मनाते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। आप इमेजिन करना कि 28 साल का कोई युवा है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है और उसके मन में एक ही बात आ रही है कि अब बस बहुत हो गया, अब काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ताकि इन फ्यूचर, आपको पता ना हेपेटाइटिस क्या होता है, एक से दूसरे को भी फैल सकता है। वैसे नहीं फैल सकता, लेकिन कुछ होते हैं आपके, अगर किसी का ब्लड एक जिसको ऑलरेडी है उसका ब्लड अगर किसी दूसरे को चढ़ाया जाए तो ये क्या होता है, इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। जिसको भी हेपेटाइटिस होता है वो कभी भी अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो वो बोल रहे हैं इट्स टाइम फॉर एक्शन। दूसरा है आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। नेचर को कंजर्व करने की बात की है, ये उसी इंसान के दिमाग में आ रहा है जिनको 28 साल की उम्र में हेपेटाइटिस हो गया है। तो वो क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कि जो लोग हैं, हमारे प्लांट्स हैं, जो भी डिजिटल इनोवेशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, हमें सबको क्या करना है, कनेक्ट करना है और लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। तो वो कुछ इस तरीके के युवा हैं कि उनको क्या लग रहा है कि एक नॉर्मली इंसान के बीच में तो मेरे को अवेयरनेस फैलानी ही फैलानी है, साथ ही साथ में जो जानवर हैं, प्लांट है, उनके बीच में भी मेरे को क्या करनी है, अवेयरनेस फैलानी है। तो उन्होंने चूज किया है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को। तो ऐसे करके कोरिलेट करके आप 2 दिन आपके याद हो जाएंगे आपको। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया आपका 29 ऑफ जुलाई को होता है वर्ल्ड ORS डे। इसकी थीम क्या है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मैजिक मिक्सचर। तो ORS आपको पता है बाकी में एक मैजिक मिक्सचर ही है। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ये इसमें आपका मिक्सचर्स होते हैं, वाटर होता है, शुगर होता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट वगैरह होता है, और आपका ORS का मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है। अच्छा, मुझे कोई भी बता सकता है आप में से कि फादर ऑफ ORS किसको बोला जाता है? जो ORS की इन्वेंशन थी वो किसने की थी? किसी को भी अगर आता हो तो प्लीज बता सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आइडिया हो अगर आपको? है किसी को आइडिया? फादर ऑफ ORS बोला जाता है डॉक्टर दिलीप महालानविस को। आप लिख सकते हो डॉक्टर दिलीप महालानविस। उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, इसकी इन्वेंशन की थी। और 29 ऐसे याद रख सकते हो आपकी 29 जुलाई को की थी। बहुत गर्मी थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, ORS की इन्वेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? अगर आप सबको पता है कि ORS क्यों बनाया गया था, ORS इसलिए बनाया गया था जब आपका 1971 में वॉर हुआ था। कौन सा वॉर हुआ था, ये तो बता ही सकते हो आप। 1971 में एक वॉर हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें इंडिया ने क्या किया था, बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया था, लड़ाई की थी। तो इंडो पाक वॉर हुआ था आपका। उसी टाइम डॉक्टर दिलीप मालानविस ने 1971 में ही बहुत गर्मी में 29 जुलाई को इसकी खोज की थी। खोज कैसे की, वहां पे बहुत सारे लोग थे उस वॉर के दौरान जिनको डायरिया हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था और लाखों में लोग मर रहे थे। अब लोग मर रहे थे तो कैसे बचाया जाए, तो पता ड्रम के ड्रम बनाए गए थे
उन्होंने यही लिया, आपका नमक लिया, चीनी लिया और उसका घोल बनाया, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाले और ड्रम के ड्रम बनाए थे और पूरा सबको, मतलब जितने लोगों को वो मिल पाया। फिर उसके बाद उनकी जो डिहाइड्रेशन थी वो भी खत्म हुई, डायरिया भी मतलब कंट्रोल में आ गया। तो उस टाइम इसकी खोज की गई थी, तो ये आपने याद रखना है। इसलिए जो वर्ल्ड ORS डे होता है वो होता है 29 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ ORS जो है आपके डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। और कब इसकी इन्वेंशन हुई थी? 1971 में, जो आपका इंडो पाक वॉर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस लोगों में आपने अवेयरनेस फैलानी है इस मैजिक मिक्सचर को लेके। घर में कभी भी किसी को डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग लग जाती है या लूज मोशन लग जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। फिर कभी होता है कि पानी भी हम पीते हैं तो वो भी मतलब वॉमिट कर जाते हैं, तो उसके लिए फिर डॉक्टर क्या देता है आपको? ORS सॉल्यूशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट डे आपका 30 जुलाई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। 30 जुलाई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, कि एक इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहे हैं कि हमें क्या करनी है, अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है। तो 30 जुलाई को इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि 29 जुलाई को ORS डे हुआ, मतलब वहां पे जो हमारे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे, उन्होंने इतना बहुत बड़ा एक हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लिया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंटरनेशनल लेवल की कंट्रीज थी, उन्हें इंडिया की वैल्यू समझ आई और उन्होंने उसके नेक्स्ट ही बोला कि हम ना इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट किया करेंगे, ताकि क्या हो, आपस में हमारी एक अच्छी मतलब बॉन्डिंग है और एक दूसरे की हम हेल्प कर सकें। फिर 30 जुलाई को एक और डे होता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ट्रैफिकिंग क्या होता है? जिसमें आपको पता है कि बच्चों को किडनैप किया जाता है या फिर लड़कियों को या ह्यूमंस को क्या किया जाता है, आपके किडनैप किया जाता है। फिर उसके बाद उनकी क्या होती है, सेल होती है, उनके हाथ पैर काट के या तो उनसे भीख मंगवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो होती है ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये कब हुआ? 30 जुलाई को ही। तो इसको भी ऐसे कोरिलेट कर सकते थे कि 1971 में जब ORS बनाया था उन्होंने, तो उस टाइम ये चीज भी नोटिस की, अच्छा ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है उस दौरान, बीच में कुछ ऐसे बड़े बड़े ग्रुप हैं और वो क्या करें, ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। तो अगले दिन बोला कि हमें इसके लिए भी क्या करना, लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। तो थीम दी गई, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो उन्होंने बोला एक एक बच्चे को ORS तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले दिन तो ट्रैफिकिंग वाला भी है, तो बच्चे में एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल ही आपका, उसमें कोई ताकत ही नहीं है और उसको इजीली वो किडनैप कर पा रहे हैं और कहीं पे सेल कर ले रहे हैं। तो लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब आपका 1 अगस्त। 1 अगस्त को 3 दिन मनाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे एंड मुस्लिम वीमेंस राइट डे। 3 दिन मनाते हैं। WWW जिसको सब जानते हैं हम लोग। दूसरा, लंग कैंसर। लंग कैंसर एक ऐसी चीज है, अगर इंडिया में बात की जाए कि सबसे ज्यादा जो डेथ होती है किसी कैंसर से, तो वो लंग कैंसर सबसे कॉमन है। लंग कैंसर से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं अगर हम कैंसर की बात करें तो इसलिए थीम दी गई है इसकी, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। कि अपना जो केयर गैप है ना उसको बढ़ाओ। अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो उसकी अच्छे से केयर करो, एक केयर गैप को क्लोज करो। और हर एक इंसान को क्या है, पूरा वो डिजर्व करता है कि उसको कैंसर केयर होनी चाहिए। कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, घर में किसी को है, तो उसकी प्रॉपर से आप केयर करोगे तो वो ठीक हो सकता है। तो थीम वैसी वैसी दी है इन्होंने। तो ऐसे आपने कैंसर केयर वर्ड रखना है आपने। वहां से देखो, पूरा को पूरा नहीं रहता है याद, इतने डेज होते हैं, इतनी थीम्स होती है, क्या क्या याद रखोगे आप? बस लंग कैंसर है, आपने ढूंढना है ऑप्शन में कैंसर केयर और केयर गैप, 2 कीवर्ड पकड़ने और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है मुस्लिम विमेन्स राइट डे। तो 1 अगस्त को ही जो क्या था आपका, जो मुस्लिम विमेन है उनके राइट डे की भी बात की गई थी, उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। तो मुस्लिम विमेन राइट डे कब होता है? 1 अगस्त को। अगस्त का महीना है, आग लग गई है चारों तरफ। किस किस चीज की आग लग गई है? अभी मतलब शुरू हुआ नहीं, पहला ही दिन है। वहां पे तो कहीं पे तो WWW आ गया है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब आ गया है। दूसरी तरफ लंग कैंसर आ गया है। उसी तीसरी तरफ विमेन बोल रही है, मुस्लिम विमेन, की हमें भी हमारा राइट। तो ऐसे रख सकते हो आप, फर्स्ट डे 3 जगह आग लगी है। एक तो आपका नेट की आग लगी हुई है, वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा कैंसर की, तीसरा मुस्लिम विमेन। तो 3 दिन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट, 1 to 7 अगस्त को होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला।
जो 1 से 7 अगस्त को जो आपका पूरा वीक रहेगा, उसे मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। उसमें ये बताया जाता है कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही आपका इसके लिए थीम भी वैसी है, क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। सबके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपने थोड़ा सा कर लेना, आपने कीवर्ड रखने हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 4 अगस्त, फ्रेंडशिप डे। ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर डेट पे आता है, जो भी आपका अगस्त मंथ का फर्स्ट संडे आएगा उस दिन होता है फ्रेंडशिप डे। एक चीज और, कभी भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, मतलब जो इस तरीके के डेज होते हैं कि फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर, अक्टूबर, कुछ भी ऐसे ऐसे डे बहुत कम होते हैं एग्जाम में आएंगे। प्रॉपर जो होगा आपसे पूछा जाएगा, जैसे ORS डे बहुत इंपॉर्टेंट डे है। उसके बाद आपका ये पढ़ा हमने वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रखना है पर्टिकुलर याद, ये रीड कर सकते हो आप कि फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को होता है आपका फ्रेंडशिप डे। तो इस बारी 2024 में 4 अगस्त को आ गया था संडे, तो इसलिए 4 अगस्त को मनाया गया। 5 अगस्त को होता है इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। ट्रैफिक लाइट डे जो होती है, आपको पता है 3 लाइट्स होती हैं, है ना। तो उसको लेके लोगों में अवेयरनेस हो। तो 5 अगस्त को क्या हो गया, आग लगी हुई थी चारों तरफ क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था सड़कों पे। तो बोला कि आपके ट्रैफिक लाइट को लेके थोड़ी अवेयरनेस फैलाओ। तो इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे कब होता है, 5 अगस्त को। या ऐसे रख सकते हो आप याद कि अगस्त के महीने में 5 लोग जिन्होंने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किए, उनकी आपस में क्या होगी, उनका एक्सीडेंट हो गया और आग लग गई वहां पे। तो 5 अगस्त और इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। नेक्स्ट है आपका 6 अगस्त, हिरोशिमा डे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा डे, इसकी थीम क्या है, टुगेदर विद द हिवाकुशा लेट अस अचीव अ न्यूक्लियर वेपन फ्री, पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड एंड अवर प्लेनेट। हमें पता है हिरोशिमा डे, हिरोशिमा नागासाकी डे जो आपका होता है, उसमें यही हुआ था। हिरोशिमा के ऊपर पहले बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था यूएस की तरफ से, जापान के अंदर है हिरोशिमा, और वैसा ही नागासाकी के ऊपर भी किया गया था। तो बस वही थीम है कि हम सबको मिलके क्या करना है, हिवाकुशा के साथ मिलके हमने क्या करना है, एक न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाना है, ताकि देश में शांति हो, पूरे वर्ल्ड में शांति हो। और कुछ भी काम करने हैं, ऐसे काम करो जिससे हमारा मतलब कि इंसान का भला हो, ह्यूमन का भला हो, हमारे प्लेनेट का भला हो। ना कि ये कि बड़े बड़े से आपने न्यूक्लियर वेपन बना दिए हैं और ऐसे किसी भी देश के ऊपर, और उसमें कितने मासूम लोग मर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख को ये होता है, 6 अगस्त को। 7 अगस्त को होता है नेशनल हैंडलूम डे और नेशनल जेवलिन डे। 2 दिन होते हैं। एक होता है नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, जो भी हाथ से बनाए जो चीजें बनती हैं, तो अगस्त के महीने में ही लोगों ने बनानी शुरू कर दी हैं कि ठीक है आजकल गर्मियां हैं, दिन लंबे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ बनाते हैं। तो 7 अगस्त। और तो लोगों में आग आग लगी हुई है, आग लगी, एक बोलता है कि मेरे को ज्यादा बनाने हैं, दूसरा बोलता है कि मेरे को ज्यादा बनाने हैं। तो लेडीज क्या कर रही है, साथ में बैठी हुई हैं अगस्त के महीने में, और क्या कर रही है, खूब सारे वो बना रही हैं, स्वेटर्स बना रही हैं, कुछ खड्डी का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, हैंडलूम डे। तो 7 अगस्त को। वहीं 7 अगस्त को होता है आपका नेशनल जेवलिन डे। तो जेवलिन से आपको याद आना चाहिए, जेवलिन, जब भी हम जेवलिन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन आते हैं, नीरज चोपड़ा जी आते हैं, जो इंडिया के लिए क्या लेके आए थे, ओलंपिक से गोल्ड मेडल भी लेके आए थे। तो नेशनल जेवलिन डे हम मनाते हैं 7 अगस्त को। 8 अगस्त को होता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे होता है हमारा 8 अगस्त को, क्योंकि 8 अगस्त को ही हमारे जो राष्ट्रपिता थे बापूजी, उन्होंने क्या किया था, इसको शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसलिए हम 8 अगस्त को मनाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट डे। नेक्स्ट है आपका 9 अगस्त को नागासाकी डे। आपको पता है कि 6 तारीख को उन्होंने क्या किया था, हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और उसके 2-3 दिन के बाद 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी पे फेंका था। तो इसलिए 6 अगस्त को हम लोग मनाते हैं हिरोशिमा डे, और 9 अगस्त को मनाते हैं हम लोग नागासाकी डे। 9 अगस्त को 3 डे और होते हैं आपके, एक तो नागासाकी डे हो गया, दूसरा नेशनल बुक लवर्स डे, और एक साथ में हो रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। जो आपके इंडिजिनियस पीपल होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं आपके, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी एक इंटरनेशनल डे हम लोग मनाते हैं 9 अगस्त को। थीम क्या है इसकी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स इन वॉल्यूंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टेक्ट। थीम ये है इसकी कि आपने प्रोटेक्ट करना है जो इंडिजिनियस पीपल है, जो जहाँ की रूट्स उनकी वहीं पे लोकल लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अगर हम हिमाचल की बात करें,
तो हिमाचल में आपको पता है कि जो यहाँ की लोकल जो ट्राइब है, आर्यन तो बाद में आए, यहाँ बाहर से आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं हिमाचल के अंदर। जो एक्चुअल यहाँ की इंडिजिनियस पीपल है वो कौन है? वो है आपकी कोल ट्राइब। तो उसी तरीके से हर एक जगह में वर्ल्ड में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हैं, तो वहाँ के भी कुछ इंडिजिनियस पीपल है। तो उनकी बात की है कि उनके जो आपके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इनवॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो ट्राइबल लोग होते हैं मेजरली उनके लिए होता है, क्योंकि आपको पता है जो ट्राइबल लोग वो तो पता नहीं कितनी सदियों से जंगलों में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तभी हम आदिवासी वर्ड यूज करते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस उसके लिए हम मनाते हैं 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। तो 3 दिन हो गया आपके नागासाकी डे, नेशनल बुक लवर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। देखो 9 से नागा मतलब कि 9 से हो गया, 9 अगस्त को आ रहा है आपका तो नागासाकी डे। हो सकता है कि हिरोशिमा डे और नागासाकी डे में आप कंफ्यूज हो, बस याद रखना कि हिरोशिमा के ऊपर पहले बॉम्ब ब्लास्टिंग की, इसलिए तो वो 6 को है। और 9 से ऐसे भी कर सकते हो कि 9 और नागा, 9 की स्पेलिंग भी 9 से एन से शुरू होती है, नागा की भी एन से शुरू होती है। वहीं पे फिर 9 को क्या, जब नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया तो एक बड़ा मतलब एक बहुत सारे बच्चे थे वो आराम से बैठ के क्या कर रहे थे, बुक रीड कर रहे थे, क्योंकि वो बुक लवर थे और उनके ऊपर भी फेंक दिया था उसी दिन। तो ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। साथ में जो इंडिजिनियस पीपल थे वहां के, उनके ऊपर भी फेंक दिया, है ना। सबको ही मतलब फेंका तो नागासाकी में, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग मरे। कुछ आपके बुक लवर थे, कुछ आपके इंडिजिनियस पीपल थे, तो इसलिए 9 अगस्त को 3 दिन हो गया आपके इकट्ठे एक साथ। नेक्स्ट है 10 अगस्त को 2 दिन मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स रिड्यूसिंग वेस्ट फीडिंग एनर्जी। क्या थीम है? सस्टेनेबल बायोफ्यूल। आपके बायोफ्यूल कैसे होने चाहिए? सस्टेनेबल होने चाहिए, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड फीडिंग एनर्जी। बोलते जो वेस्ट है, बायोफ्यूल नाम से पता लग रहा है, तो एक तो आपका इसकी थीम में कीवर्ड कहीं ना कहीं बायोफ्यूल होगा, तो आपने एक चीज ये याद रखनी है। तो बायोफ्यूल को क्या करना है हमने, जो उसका वेस्ट है उसको क्या करना है, कम करना है, घटाना है, रिड्यूस करना है और एनर्जी को फीड करना है। बस इतना सा रखना है याद, आपने कोरिलेट कर दोगे। और 10 अगस्त को ही होता है आपका वर्ल्ड लायन डे। तो 2 है, आपने क्या किया था 10 अगस्त को, 10 मतलब आपने ली एक बस अगस्त के महीने में, है ना, आग लगी हुई थी। आपने क्या किया, आपने बोला गाड़ी में नहीं जाना, क्योंकि 5 जनों का क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था ना, 5 जनों का अगस्त के महीने में आग लग गई थी। तो उससे हमने क्या किया था, आपका जो जो आपकी लाइट वेरे होती है, रेड येलो और ग्रीन, जो सिग्नल लाइट होती है आपकी, उन्होंने रूल फॉलो नहीं किए थे। फिर दूसरा, तो 10 अगस्त को क्या किया आपने, आपने बोला हमने ना गाड़ी में नहीं जाना, हम बस में जाएंगे, 10 बहुत हो गया बस। तो उन्होंने बस ली और बस में बायोफ्यूल भरा और चल पड़े वहां पे, किसी भी समझ लो कि गिर में चले गए आप, गिर नेशनल पार्क में चले गए आप लोग, सफारी नहीं की आपने, बस की, बायोफ्यूल भरा और लाइन देखने चले गए। तो वर्ल्ड लाइन डे, ठीक है। यहाँ पे आपके डेज होते हैं कंप्लीट, मतलब कि 10 तक के, उसके बाद के हम आगे अगली क्लास में करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी वॉज इंक्लूडेड इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024? कौन सी इंडियन कंपनी है जिसको इंक्लूड किया गया है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट के अंदर पहली बार, मतलब कि 2024 में जो आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो लिस्ट आती है, फॉर्च्यून क्या करता है, अपनी एक रिपोर्ट देता है, उसके अंदर ग्लोबल 500 लिस्ट की वो रिपोर्ट निकालता है। तो उसमें से पहली इंडियन कंपनी कौन है जिसको इंक्लूड किया गया, वो है हमारी प्यारी HDFC बैंक। तो HDFC, तो मेरे को आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो यूट्यूब पे देखेंगे वो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। आप लोग अभी लाइव क्लास में मेरे को HDFC की फुल फॉर्म टाइप करके लिख दो। HDFC बैंक वॉज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, पहली बार किया गया। RIL जो आपका रिलायंस है, टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी ऑन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। मुकेश अंबानी आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के क्या है आपके, उन्होंने सिक्योर किया 86 स्पॉट ग्लोबली। देखो 2 चीजें याद रखनी है, अगर पूछा जाएगा कि फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप रैंक्ड कौन रही, तो हम करेंगे रिलायंस। लेकिन अगर पूछा जाएगा ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड की बात की जाएगी, तो आपका रिलायंस का रैंक है 86। तो 9 इंडियन कंपनी इंक्लूड हुई है इस बारी 2024 की लिस्ट में। अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट, वो लगातार 11वीं बार उसने टॉप किया है वॉलमार्ट, मतलब कि पिछले 11 सालों से, 10 सालों से तो वो रेगुलर कर ही रही थी, और 2024 में 11वीं बार
लगातार 11th कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कि 11 बार लगातार उसने टॉप किया है। वॉलमार्ट कहाँ की है आपकी? अमेरिकन कंपनी है। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आपने शुरू के 3 याद रख लेनी है अगर ग्लोबल लेवल की पूछे, बस तो फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वॉलमार्ट नंबर 1 पे रही है, दूसरे नंबर पे अमेजन है, दोनों ही यूएस की है, और थर्ड नंबर पे रही है स्टेट ग्रिड, चाइना। ये भी हो सकता है कि वॉलमार्ट और अमेजन सबको पता होती है, लेकिन स्टेट ग्रिड किसी को नहीं पता होगी, तो आपसे थर्ड नंबर की भी पूछी जा सकती है चाइना में। और जो सऊदी अरामको है, ये भी काफी न्यूज में रहती है, ये तो आप नाम से निकाल दोगे, सऊदी अरेबिया। और सिनोपैक, साइनो वर्ड हम वैसे भी चाइना के लिए यूज करते हैं, तो साइनोपैक या सिनोपैक बोलोगे तो आप चाइना, पर थर्ड नंबर पे है स्टेट ग्रिड। इंडियन कंपनी की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे है हमारी RIL, नंबर 2 पे है हमारी LIC, और नंबर 3 पे है हमारी IOC, मतलब कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें इसके रैंक की, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसका रैंक ग्लोबल लेवल पे कितना है? 86, और LIC का कितना है? 95, है ना। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि फॉर्च्यून का जो ग्लोबल 500 है, अगर उसमें हम टॉप 100 की बात करें, तो उसमें से इंडिया की सिर्फ 2 कंपनियां आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही है? RIL आ रही है और LIC आ रही है, क्योंकि एक का रैंक 86 है, एक का रैंक 95 है। फिर इसका तो आपका 116 है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। SBI भी, SBI का बहुत ही लो है, 178, पर ये है कि टॉप 500 में तो आ रही है। और HDFC की बात की जाए तो ये 500 में आई है, आपकी 306 रैंक है इसका, इंडिया में 8th और यहाँ पे 306, क्योंकि 9 ही तो है इंडिया की कंपनीज जिसको इंक्लूड किया गया है आपके टॉप 500 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर स्कीम ए ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, जिसको हम ELI स्कीम बोलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट पर मंथ प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स एंटरिंग द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या बोला जा रहा है? स्कीम ए है, अंडर स्कीम ए, मतलब कि 3 स्कीम पढ़ेंगे हम इसके अंदर, एक स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी। आपको स्कीम ए के अंदर पूछा जा रहा है कि अंडर स्कीम ए, जो आपकी ELI स्कीम के अंदर आती है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगी, उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, कुछ ऐसा है ना, कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट पर मंथ प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स एंटरिंग द वर्क फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? कोई पहली बार क्या कर रहा है, इसके अंदर ज्वाइन कर रहा है, तो उसको कितनी सब्सिडी अमाउंट दिया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका 15,000, 15,000। Dr. Mansukh Mandavia, direct implementation of ELI scheme is mission mode. Labor and Employment Minister Mansukh Mandavia called for expeditious implementation of the 3 employment-linked incentive schemes in a mission mode. The 3 schemes were announced in Union Budget, जो आपका 2024-25 का था। उसके अंदर 3 स्कीम अनाउंस की थी हमारी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। Initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 41 million youth over a 5-year period. इन्होंने बोला कि 5 साल के अंदर हम टारगेट रखना है हमने कि 41 जो मिलियन यूथ है उनको हमने क्या करनी है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और उनको स्किल करना है। तो उसके लिए इन्होंने आउटले भी रखा, टोटल आउटले कितना रखा है, तीनों स्कीम की बात की जा रही है, 2 लाख करोड़ का। अब EPFO क्या होता है? एक नोडल बॉडी है फॉर रोलिंग आउट द बेनिफिट्स अंडर द 3 स्कीम। तो जो आपकी 3 स्कीम्स होती हैं, तो उसके लिए क्या है, EPFO आपकी नोडल बॉडी है ना। EPFO बहुत अच्छी, इसके भी एग्जाम निकलते हैं, अगर आपने भरने होंगे किसी ने, अभी तो नहीं निकला है, आगे निकलेगा इसका एग्जाम। APFC की पोस्ट होती है इसके अंदर, आपकी EPFO होते हैं, प्रोविडेंट फंड की होती है। जैसे आपको पता है ना, हम लोग जॉब में लगेंगे कभी ना कभी, मान लो जॉब कर रहे हैं, चाहे आप ज्यादातर गवर्नमेंट को लेके चलो, आप तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपका कुछ अमाउंट जाता है आपका प्रोविडेंट फंड में, जो बाद में आपको एज ए फिर पेंशन मिलता है, कुछ ऐसे ही होते हैं, हर एक चीज का जाता है, तो वो है आपका EPFO। तो EPFO एक नोडल बॉडी होती है फॉर रोलिंग आउट द बेनिफिट्स अंडर द 3 स्कीम्स। अबाउट ELI schemes, the ELI scheme aims to create over 2 crore jobs in the country in a period of 2 years. तो जो ELI स्कीम है, इसने एम रखा है कि 2 साल के अंदर हमने 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी है देश के अंदर, भारत के अंदर। तो 3 स्कीम है, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी। स्कीम ए के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, रीइंबर्स करेगी 1 मंथ वेज अप टू 15,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट फॉर फर्स्ट टाइम वर्कफोर्स एंट्रेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई कंपनी है,
मैंने अपनी कंपनी के अंदर, मुझे बोला सरकार ने कि ठीक है, अगर आप अपने अंदर क्या करते हो, नई वर्कफोर्स क्या करते हो, एंट्री करते हो, ठीक है, और आप उनको क्या दे रहे हो, 15,000 मैं उनको दे रही हूँ मंथली वेज, पैसा दे रही हूँ मैं उनको। तो सरकार क्या करेगी, अगर मैंने 100 एम्प्लॉय रखे हैं तो मेरे को तो 100 के 100 एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मंथ में उनको मैं 15,000 दूंगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन 15,000 को वो मुझे वापिस करेगी। 100 लोगों को जो मैंने 15,000 दिए हैं, वो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, रीइंबर्स करेगी। कैसे, 3 महीने के अंदर, मतलब कि 5,000 एक मंथ में, 5,000 दूसरे में, 5,000 तीसरे में। तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा, बेनिफिट ही हो रहा है। देखो, एक तो मेरे को वर्कफोर्स मिल गई, और साथ में ही मेरी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है, सब मंथ की नहीं, फर्स्ट मंथ की जो भी मैंने उनको सैलरी दी है, वो मुझे क्या मिल रही है, वापिस आ रही है। तो बेनिफिट हो रहा है मेरा। फिर स्कीम बी, फोकस ऑन बल्क हायरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ बात की कि मैन्युफैक्चरिंग में आपने अच्छी खासी क्या करनी है, आपने हायरिंग करनी है खूब सारी बल्क में, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें भी आपकी कोई चीज बनती है। रीइंबर्समेंट इसमें कितनी कितनी रखी है, 24%, 24 रिपीट हो गया यहाँ पे, 16% एंड 8% ऑफ द वेज। जो भी आपका भत्ता दिया जा रहा है, उसमें वेज दिया जाएगा, उसमें उसके बेस के ऊपर होगा कि कितनी है। तो 24%, 16% और 8%, शेयर्ड इक्वली बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। जो आपका एम्प्लॉय होगा और एम्प्लॉयर होगा, दोनों के बीच में वो जो भी पैसा वापस आ रहा है, रीइंबर्समेंट हो रही है, वो इक्वली क्या होगी, शेयर होगी। Employer must hire 50% and 25% of baseline EPFO employee strength and retain them for at least 12 month। एक साल तो लगभग रखना ही पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं कि भाई 1-2 महीने फिर हो गया, एक साल तो उनको रखना ही रखना पड़ेगा जो भी होगा। अगर मैंने किसी को जॉब पे रखा है, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए सबको, मैंने 100 लोगों को रख लिया और बोला अच्छा मेरे को तो मिल जाएगा पैसा वापिस, है ना, और फिर मैंने क्या करती, उनको निकाल दिया। कम से कम मेरे को एक साल तो उनको रखना ही पड़ेगा। स्कीम सी, गवर्नमेंट reimburses employers EPFO share up to Rs 3,000 per month for 2 years। जो स्कीम सी के अंदर इसमें क्या किया गया, इसमें बोला है गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी एम्प्लॉयर्स का EPFO शेयर। इसमें आपका लगभग 3,000 पर मंथ की बात की गई है फॉर 2 years, 2 साल के लिए। तो आपने अमाउंट याद रखना है। स्कीम ए के लिए 15,000 है, 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा, जो फर्स्ट मंथ का मैंने आपको बताया। स्कीम बी में 24%, 16%, 8% डिपेंड करता है कि कितना वेज है। और थर्ड में आपका 3,000 पर मंथ फॉर 2 years के लिए आपने क्या करना है, रीइंबर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्याय श्रुति ऐप। अब न्याय श्रुति ऐप की बात की जा रही है, मतलब कि आपकी बात की जा रही है कोर्ट रूम। सबसे पहले जैसे हम न्याय सुनेंगे, न्याय वर्ड सुनेंगे, तो हमें आ जाएगा कोर्ट याद। तो क्या बोल रहे हैं ये, तो इसकी क्या है, आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो ढूंढ लो, कोर्ट कहाँ पे आ रहा है, कोर्ट आ रहा है आपका थर्ड में। टू इनेबल कोर्ट्स टू हियर विटनेसेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको पता है विटनेस होते थे पुराने जमाने में, पुराने जमाने में क्या अभी भी होता है ना, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग केस होता है तो विटनेस की क्या की जाती है, उसको बड़े प्रोटेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि उसको मार दिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब तो बोला हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि बहुत हो गया, हम क्या करेंगे, कोई भी विटनेस है उसको सुन सकते हैं। अब कोर्ट क्या कर सकता है, उसको इनेबल है, मतलब सक्षम है सुनने में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंस करो और उसके थ्रू मतलब कि सुन लीजिए कि अच्छा ठीक है। तो वैसे भी अब क्या कर सकते हैं, उनका आंसर ले सकते हैं, जो भी विटनेस, जिसने आई विटनेस होगा या कोई भी किसी तरीके का होगा। तो प्राइमरी फंक्शन है आपका न्याय श्रुति ऐप का, ये ऐप है इसके लिए। टू इनेबल कोर्ट्स टू हियर विटनेसेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अमित शाह लॉन्च फॉर न्यू ऐप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। आपको अब थोड़ा सा अपने दिमाग में पीछे जाना है। आपको पता है हमने जब जुलाई मंथ किया था, तो हमने उसमें बड़े अच्छे से, बड़े डिटेल में समझे थे 3 ऐप, है ना, 3 लॉ समझे थे हमने, जो हमारे पुराने लॉ थे और उनका नाम आपका चेंज हो गया, वो नए बन गए थे, जैसे भारतीय न्याय संहिता पढ़े थे, है ना, और CRCP का नाम भी चेंज हो गया था। तो इस तरीके से हमने 3 लॉ पढ़े थे, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने किए थे लॉन्च। तो बोले द यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह लॉन्च 4 एप्स, ई सक्षय, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब भी कोई भी चीज लॉन्च की जा रही है हमारे किसी भी यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, वो आपने लर्न करनी ही करनी है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे, साथ में ही आपको पता है सहकारिता मंत्री भी हैं। इसके साथ एक चीज और मैं बता देती हूँ, आपको पता है कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नहीं था, है ना, तो 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सहकारिता मंत्रालय को। और उसके जो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करते ही जो सबसे पहले हमारा ये वाला डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री किसको दी गई थी, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को। तो इस टाइम अमित शाह जी के पास 2 मिनिस्ट्री हैं, एक होम मिनिस्टर है वो, और साथ में वो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है।
इन्होंने लॉन्च किए थे 4 ऐप, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन to ensure the smooth implementation of the 3 new criminal laws in the country. अब बोला हमने 3 क्रिमिनल लॉ तो बना दिए, इनको इजीली मतलब आपके क्या होने चाहिए, इंप्लीमेंट भी तो होने चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने और अच्छे स्मूथली काम हो सके उसके लिए इन्होंने 4 ऐप लॉन्च कर दिए। याद रखने, एक तो हो गया साक्ष्य, देखो साक्ष्य क्या होता है, एविडेंस होता है ना। न्याय सेतु, न्याय सेतु करना है मतलब कि न्याय दिलवाना है। न्याय श्रुति सुनना है ना, और समन जारी करने हैं। ई समन है आपका, सब कुछ ई है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। After the full implementation of the 3 new criminal laws, a judgment up to the Supreme Court will be possible within 3 years. बहुत अच्छी चीज है। देखो आपको पता है, हम बोलते हैं ना कि तब तक तो आपका जो भी विक्टिम होता है बेचारा भगवान जी के पास पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक भारत का इतना स्लो लॉ है कि वो ही नहीं मिलता, न्याय ही नहीं मिलता है। तो इन्होंने बोला कि हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। तो बोला 3 साल के अंदर कोई भी आपका इस तरीके की कोई भी आपका जो भी क्राइम हुआ है और उसका केस चला है, 3 साल के अंदर अंदर उसकी जजमेंट देनी है, मतलब उसको सॉल्व करना है, कोशिश करना है। क्योंकि पता दुनिया भर के आपके केसेस ना वैसे ही पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने कितने साल पुराने हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि जैसे फुल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तीनों क्रिमिनल लॉ की, तो जजमेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट विल बी पॉसिबल विद इन 3 ईयर्स, तो इजी भी हो जाएगा उनको। ई साक्ष्य, all testimonies, videography and photography will be saved on the e-evidence server. It will be available at to all the courts on a real time basis. जितनी भी टेस्टिमनीज है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, उन सबको सेव किया जाएगा ऑन द ई एविडेंस सर्वर के थ्रू। तो पहले नहीं होता था, वीडियो नहीं देखते थे आपके कोर्ट में जज, कभी नहीं देखते थे। डिपेंड करता था, वो हमने अच्छे से बड़े डिटेल में जुलाई वाले में मतलब देखा है। अगर किसी को भी और अच्छे से उसको जानना होगा तो आप जुलाई मंथ की करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे। तो वहां पे बहुत अच्छे से समझा था हमने कि जो वीडियोस हैं उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, फोटोज हैं उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आपको पता है फेक भी बहुत बनती है वीडियो, तो उसके लिए पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें चेक किया जाता है कि ये फेक तो नहीं है, ये कोई ऐसी तो नहीं बना दी हुई, किसी ने एडिट करके तो नहीं कर दिया हुआ है। तो उसके लिए पूरा रियल टाइम बेसिस के ऊपर पूरा देखा जाता है। ई समन ऐप, द कोर्ट विल इलेक्ट्रॉनिकली एंड सेंड समन्स टू पुलिस स्टेशन। मतलब अब नहीं है कि आपको भेजना पड़ेगा, बाय पोस्ट करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेंगे, कोर्ट समन भेजेंगे पुलिस स्टेशन को। एंड द कंसर्न पर्सन टू होम द समन इज टू बी सेंट, जो भी कंसर्न पर्सन होगा ऑनलाइन इसको समन भी चला जाएगा। न्याय सेतु dashboard will link the police, medical, forensic, prosecution and prison authorities. It will provide the police with all the information related to the investigation on a real time basis. तो न्याय सेतु की बात की जा रही है, जो पूरा लिंक होता है। सेतु होता है धागा होता है ना, बिल्कुल आपका लिंक करते हो। या फिर जैसे हमने अटल सेतु नाम दिया हुआ है हमने, एक पुल को ना, ब्रिज है आपका गुजरात में, तो गुजरात में नहीं है तो जो अच्छा ठीक है, जो न्याय सेतु है तो डैशबोर्ड विल लिंक द पुलिस, मेडिकल, जितना पूरा का पूरा जितना भी उसके बीच में कोई केस चला है उसका जो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है, प्रोसिक्यूशन है, जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं और पुलिस है, ये सबको क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा कनेक्ट किया जाएगा। और ये फिर पुलिस को प्रोवाइड की जाएगी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, एक रियल टाइम बेसिस के ऊपर। तो ये सब चीजें आपकी पूरी कनेक्ट करने वाली बात की गई है। फिर नेक्स्ट है आपका, अच्छा मेरे को अब याद है, जो अटल सेतु है वो आपका कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के अंदर है वो। हाँ महाराष्ट्र में ही है वो, मैंने गलती से गुजरात बोल दिया था, गुजरात में भी है बट वो कुछ और चीज है उनसे रिलेटेड। तो अटल सेतु आपका महाराष्ट्र में है। ओके, न्याय श्रुति ऐप, न्याय श्रुति ऐप विल इनेबल द कोर्ट टू हियर विटनेसेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कि आप सुन रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो रिसेंटली हमने ये बड़े अच्छे से पढ़े हैं डिटेल में। आपका था भारतीय न्याय संहिता 2023, इसने किसको रिप्लेस किया था, जो आपका आईपीसी 1860 है, इंडियन पिनल कोड 1860 है। बोलते थे ना अगर कुछ भी कहे तो आपके ऊपर तो ना आईपीसी की ये वाली धारा लगेगी, आपके ऊपर आईपीसी का ये वाला सेक्शन लगेगा, ऐसे ही बोलते थे। तो बोला हमारी नई गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बहुत हो गया, पिनल मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड का मतलब होता है वो, उसको चेंज करके बोला नहीं, अब सिर्फ दंड नहीं दिया जाएगा, आपको सुना जाएगा, अच्छे से असेस किया जाएगा, तो हम न्याय देंगे। तो भारतीय न्याय संहिता। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात, ये किसको रिप्लेस किया था इस लॉ ने, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो क्रिमिनल प्रोसीजर का जो कोड होता था उसको रिप्लेस करके आया आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसका नाम मतलब उसको चेंज करके उसमें नई हेरफेर करके उसका नया जो लॉ आया है वो है भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य भी क्या होता है, एविडेंस ही होता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और दिया हुआ है, हमने इसको बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इंडियन नेवल शिप वॉन द नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन एट रिम्पैक 2024। हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था, अगर आपको याद होगा कि रिम्पैक के लिए, ये रिम्पैक क्या होती थी, आपकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज होती थी, है ना। कहाँ पे हुई थी, आपकी यूएस के अंदर हुई थी। तो उसके लिए हमने बोला था, कैसे याद किया था हमने ऐसे याद किया था कि अगर कोई बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज है तो इंडिया भी तो अपने सबसे बड़े, किसको भेजेंगे, जो हमारे सबसे बड़े देवों के देव महादेव हैं। तो हमने भेजा था ऐसे शिप को जिसका नाम था हमारे भगवान शिव जी से, तो INS शिवालिक। तो हमने भेजा था, और साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया है, वहां पे जीत लिया नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन, जो रिम्पैक में 2024 के अंदर आपकी रिम्पैक चली थी। उसमें जो नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन हुआ, उसमें हमारा इंडियन नेवल शिप जीत गया था, INS शिवालिक। शिवालिक मीन्स नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन एट रिम्पैक 2024। INS Shivalik of the Eastern Fleet has emerged victorious in the naval gunfire sport competition at the Rim of the Pacific exercise RIMPAC 2024। RIMPAC की फुल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जो कहाँ पे हुई थी, हवाई मतलब कि यूएस के अंदर, है ना। हवाई आइलैंड का है, आपके यूएसए में है। एंड वॉन द कोवेटेड रोडियो ट्रॉफी। तो हमने फिर जब इसमें गन फायर स्पोर्ट कंपटीशन जीता तो हमें एक ट्रॉफी भी मिली। ट्रॉफी का क्या नाम है, कोवेटेड रोडियो ट्रॉफी। द इवेंट विच फीचर 25 पार्टनर नेशंस, 25 पार्टनर नेशंस आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक हमारा प्यारा भारत भी था। रिम्पैक के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, वैसे हमें कर चुके हैं सब कुछ। 29 नंबर की थी, वाइनल एक्सरसाइज होती है आपकी, मतलब कि 2 साल में एक बार, बाई इनियल। एक होता है बाई एनुअल, एक होता है बाई इनियल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाई एनुअल नाम से पता लग रहा है आपको, एनुअल होता है साल, है ना, एक साल के लिए हम एनुअल वर्ड यूज करते हैं, मतलब कि साल में 2 बार, तो बाई एनुअल। बाई इनियल का मतलब होता है आपका 2 साल में एक बार। तो जो रिम्पैक है ये 2 साल में एक बार होती है, और अभी जो हुई ये 29 नंबर की थी, है ना। और एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे देश इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। 29 नेशंस इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और साथ में ही आपके मोर देन 25,000 पर्सनल, है ना, पर्सोनल, मतलब कि इंसान की बात की जा रही है, कितने थे वहां पे, 25,000 से भी ज्यादा पर्सोनल वहां पे थे। और ये आपका 27 जून से 1 अगस्त के बीच में हुआ था, आपका हवाईन आइलैंड में। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि यूएस के अंदर होती है। फिर हमने इसको याद कैसे किया था, मैंने कहा था यहाँ पे हम लोग वॉर कर रहे थे, इंडो पाक वॉर चला हुआ था, और उस टाइम पे वहां पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो बोल रहे थे इनको वॉर करने दो, हम तो कुछ बड़ा करेंगे। और उन्होंने 1971 में रिम्पैक स्टार्ट कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज, आपने याद रखनी है। ये भी याद रखना कि कब शुरू हुई है, 1971 में। तो किन 2-3 ने की थी, 3 कंट्रीज ने मिलके, UAC, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अब यूएस और कनाडा तो आपको पता दोनों पड़ोसी हैं, ऊपर कनाडा नीचे यूएस है। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही नीचे जाके आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो बिल्कुल ही नीचे है। तो बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल नॉर्दर्न के हैं, एक सदर्न का है, और नॉर्दर्न के 2 हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। लेकिन पहले क्या होता था, ये आपकी एनुअल एक्सरसाइज थी, ये भी हमने पढ़ा था कि पहले होती थी ये, मतलब 71, 72, 73 में हुई ये, हर साल एक मतलब हर साल होती थी। फिर 1974 में बोला अच्छा नहीं ऐसा करते ना, 2 साल में एक बार किया करेंगे। और भारत ने जब पार्टिसिपेट किया था सबसे पहली बारी, वो याद रखना है कब किया था, 2014 में हमने पार्टिसिपेट किया था। मोदी जी के आने की देर थी, उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो रिम्पैक भी उन्होंने ज्वाइन करवा दी 2014 में। और उसमें हमारी तरफ से जो शिप था वो कौन था, INS आपका सह्याद्री। अभी कौन था, INS शिवालिक और सह्याद्री। तो ऐसे याद रख सकते हो, INS सह्याद्री पहली बार था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने कैसे इसको, अगर आपको याद होगा हमने क्या था, वी ऑल आर पार्टनर्स, वी ऑल आर इंटीग्रेटेड एंड वी ऑल आर प्रिपेयर्ड, कि हम सब क्या है, एक दूसरे के साथी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम सब क्या कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, ये इसकी थीम थी। INS शिवालिक के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि जो फर्स्ट स्टील्थ वॉरशिप है जिसको भारत के द्वारा बनाया गया है, इसको मजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है ना, जो कि मुंबई के अंदर है आपकी। और ये इंडियन नेवी में कब कमीशन हुआ था आपका, 29 अप्रैल 2010 के लिए। तो कमीशन डीकमीशन के लिए भी मैंने आपको बताया था, जैसे हमारी होता है जॉब लगती है तो हम ज्वाइनिंग करते हैं, और जब खत्म होती है तो हम रिटायर होते हैं।
लेकिन जो इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी के जितने भी इनके आपके जो शिपयार्ड, उनके लिए तो नहीं बोल सकते हो ना आप ऐसे कि उनकी जॉब लग गई, तो उनकी जॉब के लिए यूज किया जाता है कमीशन, और रिटायर होते हैं तो डी कमीशन। तो ये कब लगा था आपका INS शिवालिक? 29 अप्रैल 2010। Which company has RailTel partnered with to enhance cyber security for Indian Railways? कौन सी कंपनी है जिसने रेलटेल के साथ पार्टनरशिप की है और बोला है कि हम क्या करेंगे, जो इंडियन रेलवेज है उसमें साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, है ना। मतलब कि साइबर सिक्योरिटी, जो आपका साइबर थ्रेट बहुत हो गया है, तो हम रेलवे के अंदर क्या करेंगे, साइबर क्राइम नहीं होने देंगे, उसके लिए रेलटेल के साथ पार्टनरशिप की है साइलस ने। तो रेलटेल partnered with Cylus to enhance railway cyber security. RailTel has partnered with Cylus to enhance cybersecurity for Indian Railways by deploying Cylus 1TM to secure railway signaling and telecom system. तो उसके लिए जो Cylus 1 होगा वो सिक्योर करेगा रेलवे सिग्नलिंग को, टेलीकॉम सिस्टम को, जिससे क्या हो सके, हम साइबर क्राइम को रोक सके और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। RailTel Corporation of India Limited is an Indian public sector enterprise which provides broadband and VPN services. तो जो RailTel कॉर्पोरेशन है भारत का, वो एक इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और ये प्रोवाइड करवाता है आपको ब्रॉडबैंड और VPN सर्विसेज, जो भी आपकी हम यूज करते हैं। तो इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये आपका ना, मतलब कि गवर्नमेंट, पब्लिक वर्ड मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब जैसे कि रिलायंस जियो आपका अंबानी जी का है। जब पब्लिक की बात आ गई तो वो हमारा सरकारी है, हर एक लोग के लिए, मतलब आम पब्लिक के लिए। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि ब्रॉडबैंड और VPN की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। रेलटेल कब बना था? सितंबर 2000 में फॉर्म हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ नेशन वाइड ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क एंड टू मॉडर्नाइज ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज। नाम से ही पता लग रहा है, देखो आपको रेल लिखा है ना, तो मतलब कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड है ना। जो भी इंडियन रेलवे होगा आपका, टेल है उसके मतलब कि उसमें जो भी आपकी टेलीकॉम वगैरह है उसके ऊपर इसने काम किया, तो दो बोला रेल टेल हम बना देते हैं, उसको फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें ना अपने इंडियन रेलवे को भी क्या करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, वहां पे ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना है, मल्टीमीडिया नेटवर्क उसको बनाना है ना, मॉडर्नाइज करना है हमने अपना जो ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन है। तो उसके लिए 2000 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी रेल टेल की। किसके साथ इसने पार्टनरशिप की है? साइलस के साथ की है। क्यों की है? साइबर सिक्योरिटी देनी है इंडियन रेलवे को। देखो कैसे याद कर सकते हो आप इसको, अगर एक ट्रिक आई मेरे दिमाग में, रेल टेल मतलब कि रेलवे, नाम से पता लग रहा है साइबर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो इसलिए इसका पार्टनर भी होगा 100 से ही, तो CY तो साइलस। ऐसे भी आप मतलब एक लंबे टाइम तक के लिए याद करना हो तो साइबर सिक्योरिटी में भी CY आ रहा है, स्टार्टिंग में C से ही है, और जो इसके साथ पार्टनरशिप की है वो भी C से ही है, CYLUS साइलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मुझे लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज कन्फर्ड ड्यूरिंग हर विजिट? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था, ऑलरेडी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भी ऑनर दिया गया था। अब वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप बताओगे। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, उनको भी किसी कंट्री का हाईएस्ट ऑनर दिया गया था और एक ऐसे देश के द्वारा दिया था। हिंट, ओपन ही हिंट दे दी मैंने आपको, कि जो ऑलरेडी अभी मतलब कि किसी दूसरे देश के साथ वॉर में लगा ही हुआ है 3-4 सालों से, उसने दिया था। और आपने मेरे को बताना है उसके जो आपका पूरा का पूरा अवार्ड है उसका नाम, बीच में ना अपोस्टल आता था उसमें, अब आप मेरे को पूरा नाम टाइप करके बताओगे। ओके, अब पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज कन्फर्ड ड्यूरिंग हर विजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको फिजी भी एक कंट्री है, तो फिजी का हाईएस्ट ऑनर दिया गया। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का हाईएस्ट ऑनर क्या है? भारत रत्न। उसी तरीके से फिजी का है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नाम से पता लग रहा है, इसमें वैसे आपको ना हिंट की कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ फिजी अकेला याद रखोगे तो हो भी सकता है। देखो यहाँ पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ फिजी, फिजी मेडल ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ द फिजन स्टार, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो फिजी सब जगह आ रहा है, तो फिजी नहीं रखना आपने कीवर्ड याद, आपने कीवर्ड याद रखना है फिजी के साथ कंपेनियन, बस। इससे ज्यादा हेरफेर नहीं कर सकता है एग्जामिनर। तो कंपेनियन और फिजी 2 वर्ड याद रख लोगे। अगर पूरा याद नहीं रहता है, जैसे कि उसमें हमने ग्रेट अपोस्टल करके किया था, है ना, रशिया वाले में,
बता ही दिया मैंने आपको, रशिया ने किया था, दिया था हमारे आदरणीय मोदी जी को, है ना, अपना जो उनके वहां के थे, एक बहुत संत थे बड़े महान, उनके नाम पे सेंट एंड्रयू अपोस्टल करके था आपका। तो बस 2-3 वर्ड याद रखने होते हैं। तो इसका क्या हो गया आपका, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो द्रौपदी मुर्मू जी को ये दिया गया, कहाँ पे दिया गया, फिजी की जो कैपिटल है सुवा। सारे फौजी ना, सब फौजी हैं, सब फौजी हैं, अच्छी नहीं है ट्रिक बट ठीक है। फिजी की कैपिटल है सुबा, सब फौजी हैं। ओके, प्रेजेंट फिजी के प्रेसिडेंट कौन है, रतु नकीमा लाला बलाबो। तो नाम थोड़े से आपको पता कैसे होते हैं इनके, रातू नकामा लाला बलाबो। 2025 तक अभी तक है ये। प्राइम मिनिस्टर कौन है फिजी के, सितिवेनी राबुका। एज ऑफ Feb 2025, मतलब अभी भी हैं ये, तभी आपको साथ में मेंशन कर दिया है, क्योंकि आपको पता है ना, बीच हम पीछे वाला पढ़ रहे हैं तो चेंज हो जाते हैं बीच में, इसलिए आपको साथ में मेंशन कर दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर उस टाइम ये थे तो अभी भी ये हैं, अगर कोई नए बने होंगे उसको मेंशन कर दिया जाएगा साथ में। और साथ में आपने याद रखना है कि हाई कमिश्नर कौन है ऑफ इंडिया टू फिजी, हमारे भारत की तरफ से वहां पे फिजी में कौन है आपकी हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर वर्ड आया, अब आप एक चीज को रिलेट कर सकते हो, इट मीन्स कि फिजी भी कैसी कंट्री है, कॉमनवेल्थ कंट्री है। हमने डिफरेंस समझा था हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के बीच में, क्या समझा था हमने, हमने ये समझा था कि जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं वहां पे जो कभी ना कभी जो ब्रिटिश ईरा के कंट्रोल में रही हैं, उनकी कॉलोनी रही हैं, वहां पे जो होता है आपका हाई कमीशन होता है। और हाई कमीशन को में जो आपका लगता है हेड, वो होता है हाई कमिश्नर। लेकिन जो ऐसे देश हैं जैसे फॉर एग्जांपल यूएस, जो कभी भी ब्रिटिश कॉलोनियल का मतलब की कॉलोनी कभी नहीं रही है, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं एम्बेसी। वहां पे हमारे देश की क्या होगी, एम्बेसी होगी, और वहां पे जो हम अपॉइंट करेंगे वो होंगे हमारे राजदूत, जो होंगे एम्बेसडर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, है ना। तो इसका मतलब फिजी भी कभी ना कभी क्या रही है आपकी, ब्रिटिश ईरा के अंदर रही है, उसकी कॉलोनी रही है। तभी तो पता है फिजी के अंदर बहुत ज्यादा इंडियन मिलेंगे आपको, जो हिंदू धर्म के हैं वो बहुत मिलेंगे वहां पे, क्योंकि यहाँ से लेके जाते थे ब्रिटिश, करते क्या थे, यही तो करते थे, यहाँ से हमारे इंडिया से वेस्ट इंडीज में बसा दिए, कोई आपकी फिजी में बसा दिए, बसाया क्यों उन्होंने, वो करते थे कमर्शियल, जो भी फसल करते थे उसके लिए वो लेके जाते थे, हमारे यहाँ से लेके जाएंगे वहां पे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स होती थी, कमर्शियल क्रॉप होती थी, उसको उगाने के लिए। तो फिर वो बेचारे कैसे आएंगे इतने दूर दूर, मतलब कि जो बिल्कुल आपका लो इसका इंसान है वो कैसे वापिस आएगा, फिर वो वहीं पे बस के, आगे उनके बच्चे हुए, फिर प्रॉपर वो वहीं पे उनकी फैमिली बन गई। तो फिजी के अंदर भी आपको बहुत इंडियन मिलेंगे। तो सुनीत मेहता, तो सुनीत मेहता है इस टाइम प्रेजेंट में इंडिया के हाई कमीशन फिजी के अंदर, कौन है, सुनीत मेहता जी, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अराइव्स इन फिजी ऑन 2-day ऑफिशियल विजिट। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये गई थी फिजी 2 दिन के ऑफिशियल विजिट के लिए। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अराइव्ड इन नाडी, द रिपब्लिक ऑफ फिजी ऑन अ 2-day ऑफिशियल विजिट, मार्किंग द फर्स्ट एवर ट्रिप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फिजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पहली बार फर्स्ट टाइम जो ट्रिप आपका किसी भारत का राष्ट्रपति फिजी गया है, और कौन बनी वो सबसे पहले इंडिया के प्रेसिडेंट वहां जाने वाली, वो बनी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द फिजन पार्लियामेंट एंड होल्ड अ कम्युनिटी रिसेप्शन। और प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया अच्छे से फिजन पार्लियामेंट को, और कम्युनिटी रिसेप्शन दी उन्होंने, बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंजमेंट किया। शी विल ऑल्सो विजिट द गांधी मेमोरियल कॉलेज इन सूबा एंड श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल इन नाडी। और वहीं पे ही सूबा के अंदर जो फिजी की कैपिटल है वहां पे भी वो गई। वहां पे क्यों गई, वहां पे गांधी मेमोरियल कॉलेज है तो उसको भी उन्होंने विजिट किया। उसके बाद नाडी के अंदर श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल है, जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू हैं तो हिंदू धर्म वाले भी होंगे, तो मंदिर भी है वहां पे, श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल, वहां पे भी वो विजिट किया उन्होंने। द विजिट एम्स टू bolster the historic ties India share with the island nation। तो ये विजिट मतलब एक तरह वही होता है ना कि दो देशों के बीच में आपने क्या करना है, एक हिस्टोरिक टाई, एक अच्छा रिलेशन बनाना है। कैपिटल सूबा, करेंसी आपकी फिजियन डॉलर। तो ये है आपका फिजी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड को देख सकते हो आप, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के पास, ओशिनिया वाले पार्ट में। अगर इंडियन ज्योग्राफी करो, या सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है पूरा पार्ट आपका ये ना, वहाँ बहुत अच्छे से। और एक चीज और देखो, आपको पता है ना, 3 है आपकी, इक्वेटर होता है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और सदर्न वाली साइड को 23.5 डिग्री के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो फिजी के काफी मतलब नजदीक है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा है आपका फिजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which countries are participating in the air exercise Udar Shakti 2024?
भारत के लोग उदार करने बड़े उदारू होते हैं ना, उदार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब भी हमने किसी का उदार करना होता है ना, ज्यादातर हमारे संत करते हैं, और वो क्या करते हैं, माला जपते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। अब मैंने आपको हिंट दे दी, मतलब कि उदार शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होगी, भारत और माला जपने वाले, तो मलेशिया, इंडिया एंड माला से हो गया मलेशिया। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है आपकी एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 हुई इन दोनों देशों के बीच में। तो ये कुछ देख सकते हो आप अच्छे से कैसे कैसे की थी। द इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट अराइव्ड एट क्वांतन मलेशिया टू पार्टिसिपेट इन बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 विद द रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, हुई कहाँ पे, कौन सी कंट्री ने इसको अभी होस्ट किया, होती है भारत और मलेशिया के बीच में, लेकिन इस बार जो 2024 में इसकी टर्न थी वो किसकी थी, मलेशिया की। तो मलेशिया में हुई है, मलेशिया में भी कहाँ पे हुई, क्वांतन में हुई है ना। और एक ऐसी एक वाइलेटर, दो देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, वाइलेटर एयर एक्सरसाइज है, नाम क्या है, उदार शक्ति। तो इंडिया उदार कर रहा है माला जप जप के, तो उदार शक्ति। और वहां से कौन सी एयरफोर्स थी, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स हमारी। और ये भी ध्यान रखना कि ये एयरफोर्स के बीच में है कि नेवी के बीच में है कि आर्मी के बीच में है। तो ध्यान रखना ये किस किस के बीच में है, ये है आपकी इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी यही रह गया। एक्सरसाइज फ्रॉम 5 to 9 अगस्त, ये हुई आपकी 5 से 9 अगस्त 2024 के बीच में। द फर्स्ट बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2018। जो फर्स्ट बायलैटरल हुई थी इन दोनों देशों के बीच में वो कब हुई थी, 2018 में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच टीम वॉन द कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशन लीग। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम है जिसने कावा विमेन वॉलीबॉल नेशन लीग जीता। तो वो जीता हमारे प्यारे भारत ने, इंडिया ने। तो इंडिया विंस कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग फॉर द सेकंड टाइम। तो दूसरी बार जीता है हमने, इससे पहले भी हमने एक बार ही जीता है कावा, ठीक है। इंडिया लिफ्टेड द कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। कावा की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, सेंट्रल एशियन, इट मीन सेंट्रल एशिया की कुछ इसमें कंट्रीज होती हैं, तो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो इसमें इंडिया जीता विमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग फाइनल आफ्टर बीटिंग होस्ट नेपाल 3-2 एट द दशरथ स्टेडियम इन काठमांडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो जब भी कोई भी किसी तरीके की मतलब कोई वर्ल्ड कप समझ लो या कोई भी किसी भी तरीके का कंपटीशन होता है, होस्ट कंट्री में ही होस्ट कंट्री को ही हराना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अब इंडिया के लोग गए यहाँ से, हमारी वॉलीबॉल की जो विमेन की टीम गई होगी उधर, अब होस्ट भी कहाँ पे हो रहा था, नेपाल में हो रहा था। नेपाल की कैपिटल कहाँ पे, काठमांडू। तो आपको पूछा जाए कि अब न्यूज में ये था, तो आपको पूछा जा सकता है कि दशरथ स्टेडियम कहाँ पे है। तो आपको पता कि रामायण है, रामायण में माता सीता जी हैं, राम जी हैं, तो उनका कनेक्शन है ना वहां पे, मतलब नेपाल से ही है, सीता जी नेपाल से ही थी। तो दशरथ, तो इसलिए दशरथ स्टेडियम उन्होंने रखा हुआ है, मतलब वैसे कोरिलेट कर सकते हो आप। तो दशरथ स्टेडियम है काठमांडू के अंदर। अब होस्ट भी नेपाल कर रहा था और हराया भी हमने नेपाल को, इसलिए थोड़ा टफ होता है क्योंकि उनके पास उनकी ऑडियंस होती है। मेरे या आपके जैसे कितने कर लोग होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं अपने क्रिकेट की टीम को या किसी को भी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि पैसा बहुत लगता है। इतना पैसा हम तो नहीं खर्च कर सकते हैं। जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी होंगे या जिनके पास जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे वो तो चले जाते हैं, लेकिन वहां की पब्लिक ज्यादा होगी। धर्मशाला में होगा तो हम सब पहुंच जाएंगे, वर्ल्ड कप अगर वहां पे होगा तो पूरा का पूरा हिमाचल पहुंच जाएगा वहां पे, है ना। और हम क्या करेंगे, अपने इंडियंस को मतलब पीछे से हम क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, हुटिंग करेंगे। तो वैसे होता है कि तो दूसरी जो होती है ना, जो दूसरी देश से आई होती है उस वो डोमिनेट हो जाती है, फिर भी जीतना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी इतनी लंबी स्टोरी बोल दी, अब आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इंडिया ने जीता है कावा और हराया किसको, नेपाल को। और इसके साथ ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बन गया कि हुई कहाँ पे थी ये कावा, ये हुई थी नेपाल के ही अंदर, दशरथ स्टेडियम काठमांडू के अंदर। दिस विक्ट्री मार्क इंडिया सेकंड टाइटल इन द कावा विमेन्स वॉलीबॉल नेशन लीग, और ये भारत का दूसरा टाइटल रहा है, एक बार इससे पहले भी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GNSSR पेलोड ऑन द EOS 08 सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है आपकी, EOS 08 सैटेलाइट। पूछा जा रहा है उसके अंदर जो GNSSR है पेलोड होगा, उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है। तो उसका फंक्शन है ऑप्शन सी, टू यूज GNSSR बेस्ड रिमोट सेंसिंग फॉर ओशन सरफेस विंड एनालिसिस, सॉइल मॉइस्चर असेसमेंट एंड फ्लड डिटेक्शन।
क्या बोला जा रहा है, देखो ये एक ऐसी सैटेलाइट होगी, नाम से पता लग रहा होगा आपको ईओएस, मतलब कि अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है ये। अगर ये अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है, इट मींस ये क्या करेगी, पूरा का पूरा जिसमें आपका ओशन सरफेस वाला एरिया हो गया, ऊपर से देख रही है, ये ओशन को भी क्या कर रही है, उसको भी एनालाइज कर रही है। ये क्या कर रही है, सॉइल जो मॉइस्चर है उसको भी असेस कर रही है, फ्लड डिटेक्शन को भी असेस कर रही है। तो बहुत सही है ये, मतलब कि जो फर्दर आगे इन फ्यूचर कुछ भी चीजें होनी है उसको फोरकास्ट कर देगी, पहले ही बोल देगी कि इस एरिया को इवैक्यूएट करिए, यहाँ का अच्छा नहीं है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी फ्लड आ सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये करेगी ये काम। टू यूज GNSS based remote sensing for ocean surface wind analysis, soil moisture assessment and flood detection। सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि इसको नासा नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आपको नासा देखने को मिलता है, हमारा भारत भी कम नहीं है। तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है आपकी EOS-08, ये इसको लॉन्च करने वाला हमारा प्यारा इसरो है। तो इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 ऑन इंडिपेंडेंस डे, जो 15 अगस्त को हमारा 15 अगस्त 2024 को हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन इसरो ने इसको लॉन्च किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। फिर उसके बाद आ गया आपका द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द EOS-08 मिशन इंक्लूड डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ माइक्रो सैटेलाइट क्रिएटिंग पेयर। इसके अंदर देखो क्या क्या है, डिजाइन किया, डेवलप किया एक माइक्रो सैटेलाइट को, पेलोड इंस्ट्रूमेंट कंपैटिबल है अच्छे से, एक माइक्रो सैटेलाइट बस, इनकॉर्पोरेटिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें इन्होंने क्या किया है, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये सब चीजें इसमें ऐड की है। ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि जो सैटेलाइट है इसके अंदर 3 पेलोड है और इसका फंक्शन क्या है मेजरली, वो रखना है याद आपने। देखो स्पेशली मेंशन किया हुआ है, एग्जामिनर हमारे साथ थोड़े से ट्रिक कर सकते हैं, याद रखना। एक तो विंड एनालिसिस कर रहे हैं ये ओशियन के सरफेस के ऊपर, दूसरा मिट्टी जो आपकी सॉइल मॉइस्चर है उसको असेस कर रहा है, तीसरा फ्लड डिटेक्शन। ये 3 चीजें आपने बोलो रटनी है, याद करनी है, ये रखनी है आपने। दूसरा लॉन्च कब हुआ था, 15 अगस्त को, इंपॉर्टेंट है। EOS-08 कब हुआ था, 15 अगस्त 2024 को। किसका है ये, किसने लॉन्च किया है, कंट्री पूछी जाएगी तो इंडिया, अगर पूछी जाएगी आपसे स्पेस एजेंसी तो इसरो, ठीक है। उसके बाद इस सैटेलाइट में 3 पेलोड होंगे, ऑपरेट इन लो अर्थ ऑर्बिट में होगी, ये आपके बड़े ऊपर नहीं जाएगी, बड़ी हाइट पे नहीं जाएगी, ये 47.5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाएगी, वहां पे ये सैटेलाइट सेट की होगी, और इंक्लिनेशन रहेगा इसका 37.4 डिग्री, और 1 साल का मिशन है ये आपका, मतलब कि 15 अगस्त 2025 इस साल, ये इस साल तक का है, ये 1 साल का मिशन है ये। और सैटेलाइट का जो मास है वो कितना है, 175.5 kg है आपका, लगभग 200 किलो से 25 किलो कम, तो 175.5 kg, और ये जनरेट करती है आपकी 420 वॉट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल इज द कमास 53949 टाइफून के। क्या बोला जा रहा है कि किस टाइप का व्हीकल है आपका, ये जो सुनने को मिल रहा है आपको, कमास 53949 टाइफून के। तो ये है एक माइन रेजिस्टेंट अम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल, एमरैप, माइन रेजिस्टेंट अम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल। तो ये है आपका इस टाइप का व्हीकल, नाम से पता लग रहा होगा आपको, माइन रेजिस्टेंट वर्ड आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ना कंप्लीट कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन देती हूँ, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर 10 ही हो पाएंगे आज, क्योंकि हमने डेज भी कर लिए ना, तो क्योंकि टाइम हो गया, अगर आप लोग कर सकते हो आगे थोड़ी देर कर सकते हो तो मैं करवा लूंगी, पर मेरे को लगता है काफी है, लेंथी था आज का थोड़ा। माइन रेजिस्टेंट अम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल KAMAZ 53949 Typhoon K is a 4x4 mine protected armored vehicle manufactured by RAM Diesel, a subsidiary of KAMAZ, to meet the requirements of armed forces and special units worldwide। क्या बोला जा रहा है कि जो KAMAZ 53949 टाइफून के है, एक 4x4 का एक माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल है ये, मतलब कि माइन जो जहाँ पे माइनिंग मोइनिंग होती है ना, तो माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल है ये। और इसको मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया, ये है राम डीजल, या रैम डीजल, सॉरी, रैम डीजल के द्वारा, जो कि एक सब्सिडरी है कमाज की ही, मतलब कमाज की फर्दर एक सब्सिडरी है आपकी रैम डीजल। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड स्पेशल यूनिट वर्ल्ड वाइड, जो पूरे आपके वर्ल्ड वाइड, मतलब कि आपके पूरे के पूरे जो वर्ल्ड में, और जो भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, ठीक है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट के लिए क्या होती है, ये होती है, ठीक है। अच्छा ओके, मैं शायद से ना एक चीज गलत वो कर गई,
माइनिंग से रिलेटेड नहीं है, ये माइन है ये, ओके। माइन मतलब जो आपकी माइंस बिछी होती है ना, तभी वो इन्होंने आर्म्ड फोर्सेज लिखा है आगे। तो आर्म्ड फोर्सेज और स्पेशल यूनिट जो वर्ल्ड वाइड होगी उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, आप देखते हो ना कि जो लैंड माइन एरिया होते हैं आपके, कहीं पे वो माइंस बिछाई होती है जमीन के नीचे, तो उसकी बात कर रही है। उसके लिए ये माइन रेजिस्टेंट अम्बुश प्रोटेक्टेड एमरेव व्हीकल, सॉरी, ओके। ओ यहाँ पे आपको व्हीकल भी दिख रहा है। एस्पेक्ट व्हीकल का नेम याद रखना है आपने, कमास 53949 टाइफून के। आप इमेज अच्छे से देख लो, इमेज देखने से ये होता है कि एक लंबे टाइम तक याद रहता है, ठीक है, ओके। तो व्हीकल का नेम है कमास 53949 टाइफून के, और मैन्युफैक्चर कौन है इसमें, राम डीजल और सब्सिडरी ऑफ कमास, एंड व्हीकल टाइप रशियन मेड 4x4 माइन रेजिस्टेंट अम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल। तो आपने कहीं पे भी देखा होगा, इंडिजिनियस वर्ड हमने कहीं नहीं पढ़ा। अगर इंडिजिनियस वर्ड होता तो इट मीन्स ये भारत में बना होता है, लेकिन ये मतलब कि इंडिया का नहीं है, ये बनाया है, रशियन मेड है ये। तो रशियन मेड है, 4x4 का माइन रेजिस्टेंट अम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है। हमने बड़े अच्छे से फोटो देख ली इसकी। और मैन्युफैक्चर इसके लिए रैम डीजल है, जो कि कमास की ही सब्सिडरी है। इसका मतलब कमास कहाँ की है, रशिया की है। पर्पस क्या है, सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री कार्गो इन हाई रिस्क एरियाज ऑफ माइंस। कुछ एरिया होते हैं जो जहाँ पे बहुत ज्यादा माइंस बिछी होती हैं, तो कैसे उन एरिया से सेफली ट्रांसपोर्ट करना है ट्रूप्स के लिए, जो भी हमारे मिलिट्री कार्गो हैं उनका, हाई रिस्क एरियाज ऑफ माइंस से। तो उसके लिए बनाया गया है। और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, कमांड पोस्ट व्हीकल, एम्बुलेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल। लेंथ कितनी इसकी, ये वैसे आपने लर्न करना हो, इतना डीप में नहीं आता है। 6.7 मीटर, विड्थ 2.5 मीटर, हाइट 2.8 मीटर, वेट है, कर्व वेट इसका 13,700 kg, पेलोड कैपेसिटी है 2000 kg की। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस वैसे ही आपकी मतलब कि जनरल नॉलेज के लिए डाल दिया है, रीड कर सकते हो आप इसको एक बार। परफॉर्मेंस, मैक्स रोड स्पीड इसकी 100 किलोमीटर पर आवर है, रेंज अप टू 1000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग, ये अच्छा है कि रेंज इसकी 1000 किलोमीटर तक बिना इसको रिफ्यूल किए। कैपेसिटी क्रू है 2 ही मेंबर, ट्रूप्स इसमें 8 fully equipped, and protection withstand 8 kg TNT explosions under the floor, 10 kg TNT's explosion under the wheels। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना काफी है। अच्छा, एक